यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, अबाउट नथिंगनेस। ये नथिंगनेस असल में है क्या? इसमें गालिब आप ड्राइवर बनना चाहेंगे? हाँ जी सर, आप अगर आपका दिल है तो आप कर लें, मैं वरना बात करता हूँ। आप करें बात, फिर इसमें अगर कोई ऐसी बात होगी ठीक है, जिसमें। अगर आप किसी टाइम पे आपने कुछ ऐड करना हुआ तो आप मुझे पॉज कर दीजिएगा, जी जी ठीक है? जी तो जी। देखें जी, एक चीज है जिन्हें हम लॉज ऑफ फिजिक्स कहते हैं। ये कब आए हैं? तकरीबन पिछली 2 सदियों 3 सदियों के दौरान हमें ये पता लगा कि यूनिवर्स किसी लॉज के ऊपर चलता है, और वो लॉज क्या है? उन्हें हम लॉज ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। फिर लोग पूछते हैं कि ये लॉज किसने बनाए, ये कहां से आए, कौन था जिसने इन लॉज को ये वैल्यूज दी, ये प्रिंसिपल बनाए इन लॉज के लिए। ये क्वेश्चंस जो हैं, ये थियोलॉजी के भी आप इनको कह सकते हैं, ये इनको आप लोग इन्हें थियोलॉजी के रेल्म में भी लेते हैं, फिलॉसफी के रेल्म में भी लेते हैं। मगर ये क्वेश्चंस जो हैं, जब साइंस की जुबान में इन पे बात होनी शुरू होती है तो फिर इनका मतलब हमें करेक्टली समझ आता है। अब ये एक बोर्ड साथ लगाया हुआ है जिसके ऊपर फिजिक्स की कुछ इक्वेशंस लिखी हैं, ठीक है? एक आम आदमी को इसका कुछ भी समझ नहीं आएगा, मगर यूनिवर्स की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, जिसके अंदर ये बातें होती हैं। तो फारिस, आगे चलें अगर आप इधर कुछ। हाँ, तो हमेशा जब भी हम एक पॉइंट ये पिछली स्लाइड में मैं ये ऐड कर दूं कि ये जो आखिरी सवाल है, हु क्रिएटेड दैट, कि कहाँ से सब कुछ आया, ये हिस्टोरिकली जितनी भी ये जो सवाल है, ये हमेशा से फलसफे और थियोलॉजी के रेल्म में रहा है, यानी उसकी फील्ड में रहा है। और यहाँ पे फलसफे ने और थियोलॉजी ने और थियोलॉजियंस ने इसके ऊपर अपनी इजारादारी कायम की हुई थी। लेकिन जैसे गालिब ने बताया कि आप पिछले 200 सालों में, जिसको हम मॉडर्न साइंस का दौर कहते हैं, उसमें इसमें बेतहाशा चीज़ें आगे गई। और ये जो लॉज ऑफ फिजिक्स भी जो है, ये भी हमें साइंस ने दी है, फलसफे या थियोलॉजी ने नहीं दिया। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं, लोग कहते हैं जी पहला कॉज क्या था, किसकी वजह से सब कुछ हुआ? क्योंकि हमें पता है साइंस और फिलॉसफी इन सब में फर्स्ट कॉज की बात होती है। तो लोग कहते हैं कि हुआ किस वजह से, यूनिवर्स बना क्या, या जिस यूनिवर्स को किसने बनाया? तो आमतौर पे जो रिलीजियस लोग होते हैं उनका यही है कि जी किसी खुदा ने जो है वो फर्स्ट कॉज खुदा था, ठीक है? तो वो क्या कहते हैं, अब हम जब उनसे पूछते हैं कि अच्छा यूनिवर्स को तो खुदा ने बनाया, तो खुदा को किसने बनाया? तो वो इस क्वेश्चन को डॉज करने के लिए कहते हैं कि खुदा हमेशा से मौजूद था, या क्रिएटर जो है वो हमेशा से ही मौजूद था, इसलिए वो ही फर्स्ट कॉज था, ठीक है? मगर एक बात समझ में आती है कि अगर यूनिवर्स बना हुआ है, उसे किसी ने क्रिएटेड है, वो तो उसका कोई क्रिएटर है। फिर अगर यूनिवर्स के लिए ये लाजमी है कि उसका कोई क्रिएटर होना चाहिए, तो फिर वो क्रिएटर जो है वो कैसे इस बात से आजाद है कि उसका कोई क्रिएटर नहीं होगा? क्योंकि मसला यह है कि जिस रूल के तहत आप ये, या जिस रूल के अंडर आप ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो है वो क्रिएटेड है, उसी रूल के कोई भी चीज जो है खुद ब खुद नहीं बन सकती। आप ये लॉ एस्टेब्लिश करते हैं, तो फिर क्रिएटर कैसे खुद ब खुद बन सकता है? ठीक है, तो क्रिएटर को किसने बनाया? फिर कुछ और जिन्हें मेंटल जिम्नास्टिक्स हम अक्सर कहते हैं, कि कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी क्रिएटर जो है वो इस यूनिवर्स के अंदर ही नहीं रहता, वो इस यूनिवर्स से बाहर रहता है, ठीक है? इसलिए उस पर इस यूनिवर्स के लॉज अप्लाई नहीं होते। तो मैं हमेशा ये बात करता आता हूँ कि भाई आप जब यूनिवर्स के अंदर बैठ के सोच रहे हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता, और यूनिवर्स के अंदर क्या पॉसिबल है, और आपको यूनिवर्स के बाहर का बिल्कुल भी कुछ पता नहीं, यानी अगर आप ये समझते हैं कि यूनिवर्स के अंदर की लॉजिक बाहर नहीं अप्लाई होती, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप उसके बारे में कोई क्लेम भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो हमेशा क्या होता है, जब आप यूनिवर्स के क्रिएटेड होने की बात करते हैं, तो क्रिएटर का भी क्रिएटर, क्रिएटर का क्रिएटर, क्रिएटर का क्रिएटर, तो इन द एंड क्या है कि आपके पास एक इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज आ जाता है, और उसको आप एक लॉजिकल बेईमानी करके तो सॉल्व कर सकते हैं, मगर अगर उस चीज को उसी की लॉजिक के मुताबिक देखा जाए इन्फिनिट रिग्रेस को, तो वो सॉल्व नहीं होता। और मोस्टली जिन जगहों पे इन्फिनिटीज आ जाती हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम उस चीज को नहीं जानते, हमें उसका नहीं पता। इन्फिनिटी हमेशा यही बता रही होती है कि हम या तो जो सिस्टम है वो इसको सॉल्व करने के कैपेबल नहीं है, या फिर हमें पता नहीं। और इसको
और इसको यहाँ पर ये बड़ा ज़रूरी है, जैसा कि गालिब ने बताया, कि यहाँ पे हर चीज़ असर्ट की जाती है। जो दो सवालात आपके सामने रखे गए हैं कि पहला कॉज किधर से आया, तो उसको बचाने के लिए वो ये कह देते हैं कि ये खुदा हमेशा से है। दूसरा जब सवाल ये पूछा जाता है कि खुदा को बनाने वाले किसने बनाया, तो वो ये भी कह देते हैं कि ये जो खुदा है ये यूनिवर्स से बाहर है। यानी जिस चीज़ का पता ना होना उसके बारे में पता होने का दावा, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है आपस में। यानी ऐसे है कि अगर कोई यूएफओ हो, कोई चीज़ आसमान में तैर रही हो, हमें पता ना हो, तो हम उसको कहते हैं यूएफओ है, यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यानी एक ऐसी उड़ती हुई चीज है जिसका हमें मालूम नहीं है। तो जब हम ये कह देते हैं कि हमें इस चीज का मालूम नहीं है, तो इसके यहां पर फुल स्टॉप आ जाता है, इसके आगे बात नहीं की जा सकती। जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये वो, इसका मतलब मुझे पता नहीं है ये क्या है, देयरफॉर इसका मतलब लिहाजा ये है कि इसमें कोई एलियंस बैठे हुए हैं जो लाखों करोड़ों नूरी साल से के फासले से आके हमें अगवा करने आए हैं। तो ये यहाँ पे खुद अपने ही आर्गुमेंट में फंस जाते हैं, और ये अपनी, और इनको इस चीज़ का एहसास है, और इस मुसीबत से निकलने के लिए वो ये दो दावे करते हैं कि खुदा जो है वो अबदी है, इटर्नल है, क्योंकि हमें पता है कायनात का तो आगाज हुआ है, और उसकी डिटेल में हमें भी आगे जाके बताएंगे। और उसी तरह जो यूनिवर्स का जो क्रिएटर है वो इस यूनिवर्स से ही बाहर है। यानी ये जो लॉज ऑफ द फिजिक्स जो साइंसदानों ने डिस्कवर किए हैं, जो इस यूनिवर्स में अप्लाई करते हैं, वो इससे बाहर अप्लाई नहीं करते होंगे। तो अगर वो बाहर अप्लाई नहीं करते, वो लॉज कौन से हैं, इसका मतलब हमें उसका पता नहीं है। हम यहां पे असर्ट नहीं कर सकते कि ये कोई चीज खुदा है। अब इसके अंदर एक आम सी एग्जांपल है जो कि मतलब मैं अक्सर देता होता हूँ, वो ये है कि पानी में रहने वाली मछली को आप ये नहीं समझा सकते कि आग कैसे जलाई जाती है, ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर आग नहीं जलती, तो वो नहीं समझ सकते। तो अब एक मछली जो है वो बैठ के आपको वो जितने भी अंदाजे लगाए, उसको ये समझ नहीं आएगी कि आग कैसे जलती है, ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर आग जल नहीं सकती, इसलिए वो जो बाहर ही आग जलती है, तो वो कभी भी नहीं ये समझ सकती कि आग कैसे जलती है, ठीक है। तो ये इसलिए एक इम्पॉसिबल सी बात है। फिर यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स में हर चीज की कोई वजह है, रिग्रेशन ऑफ कॉजेज है। यानी हम आ जाए, हमारी वजह हमारे माँ बाप है, उनकी वजह उनके माँ बाप, उनकी वजह उनके माँ बाप, करते करते होमोसेपियंस तक बात पहुंचेगी, होमोसेपियंस की वजह उनसे पिछले एंसेस्टर, कल उससे चलते चलते मैमल्स तक बात, पहले मैमल तक बात पहुंचेगी, पहले मैमल से फिर पहले जानदार, पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक बात पहुंचेगी, पहले मल्टी सेलुलर से फिर पहले सिंगल सेलुलर तक जाएगी, फिर एबियोजेनेसिस की बात आ जाएगी, फिर जमीन के एग्जिस्टेंस की बात आ जाएगी, फिर सोलर सिस्टम और जमीन के लिए जो मटेरियल आया वो कहां से आया, कोई स्टार सुपरनोवा हुआ, उसकी बात आ जाएगी, और एंड तो जाते जाते बात हमेशा बिग बैंग पे पहुंचती है कि बिग बैंग की कॉज क्या थी, ठीक है। मगर एक बात है कि यूनिवर्स इस बात का पाबंद नहीं है, यूनिवर्स इसको इस बात पे वो यूनिवर्स डज नॉट केयर कि हमें जवाब मिलते हैं या नहीं। हमें जवाब ना भी मिले तो यूनिवर्स की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक और बात है कि अगर यूनिवर्स क्रिएटेड है, ये हमारे ख्वाहिश करने से कि वाकई यूनिवर्स का कोई क्रिएटर होना चाहिए, ना तो यूनिवर्स का कोई क्रिएटर बन जाएगा, और अगर यूनिवर्स का कोई क्रिएटर नहीं है तो तब भी हम ये नहीं कह सकते कि जी मतलब अगर कोई क्रिएटर है भी है तो ये तब भी चेंज नहीं होगा हमारी डिजायर से, ठीक है। तो मसला इन द एंड यही है कि जो दुनिया है या जो हमारी जिंदगी है, अगर उससे खुदा निकल जाए तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा जुल्म है या पॉइंटलेस है बात, हम जिंदगी क्यों गुजारें, क्या ये तो किसी चीज का कोई मकसद ही नहीं है। क्योंकि बुनियादी तौर पे हमारे जहन में या हमारे ब्रेन में बचपन से ये बात सेट कर दी जाती है कि भाई कोई क्रिएटर है, वो तुम्हारा ख्याल कर रहा है, तो हम एक चाइल्डिश इनसिक्योरिटी है जो कि हम समझते हैं कि अगर कोई खुदा नहीं भी हुआ जो हमारा ख्याल रखता है, अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। मगर मसला ये है कि हमारी ये ख्वाहिश या हमारी ये विश कि कोई गॉड हो जो हमारा ख्याल रखता हो, जो इंसाफ करे, जो यूनिवर्स को चला रहा हो, जो सब चीजों को देख रहा हो, जो हमें हमेशा की जिंदगी दे, जो हमारे स्पिरिट को एक बॉडी से निकाल के दूसरी बॉडी में ले जाए, जो हमारे रीइंकार्नेशन करा दे, जो हमें जन्नत दे दे। मसला ये है कि ये हमारी विशफुल थिंकिंग जो है ना वो किसी चीज को रियल नहीं बनाती, ठीक है। तो आमतौर पे क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो इन्फिनिटी को नहीं समझ सकता। जैसे कि हम इन्फिनिट रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, हमारा ब्रेन जो है वो इन्फिनिटी पे जाके ना वो टूटने लग जाता है, हमारी समझ में बात नहीं आती। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इन्फिनिटी फिर भी एग्जिस्ट करती है, इन्फिनिटी एक रियलिटी है, इसलिए इन्फिनिटी रिग्रेस भी हो सकता है, ठीक है। हमारा जो यूनिवर्स है वो इन्फिनिट हो सकता है, स्पेशल डायमेंशन में भी और टेम्पोरल डायमेंशन में भी। यानी ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स
कई बिग बैंग से गुजर चुके हों हम, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक और भी चीज है जिसका आगे हम इसमें बात भी करेंगे कि स्पेशल तौर पे कि हमारा स्पेस के वाइज यूनिवर्स इन्फिनिट है या नहीं है, इस बारे में भी हम बात करेंगे, और वेरी मच पॉसिबल है कि ये है सर। और इसके ऊपर जो एक ही बात मैं ऐड करूंगा, इस पे जो इन्होंने कहा स्पेशल और टेम्पोरल एक्सटेंड, यानी ये स्पेस और टाइम के लिहाज से ये भी इन्फिनिट हो सकती है या नहीं, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, व्हाट इज यूनिवर्स एक्सपैंडिंग इनटू, इसके ऊपर लॉरेंस क्राउस का इसी बुक के ऊपर यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग के ऊपर उसका एक लेक्चर है, उसमें उसने यही कहा कि हम दावे के साथ ये भी नहीं कह सकते कि यूनिवर्स इटसेल्फ एक इन्फिनिट है या नहीं है। के वो कितनी 94 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस अभी फिलहाल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को कहा जाता है, और लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ दावे के साथ नहीं कही जा सकती कि यूनिवर्स इटसेल्फ इन्फिनिट है या नहीं है। जहाँ पे स्पेस टाइम का फैब्रिक एक्सपैंड कर रहा है, इज इट समथिंग ऑल्सो स्पेशली इन्फिनिट और नॉट? रिचर्ड फाइनमैन सर। तो रिचर्ड फाइनमैन एक बड़े ही मशहूर फिजिसिस्ट हैं जी, और बहुत इज्जत है इनकी। वो क्या कहते हैं कि द लॉज ऑफ फिजिक्स कुड बी लाइक एन इन्फिनिटली लेयर्ड अनियन with new layers becoming operational as we probe new scales we simply don't know। कि ये एक प्याज की तरह, के प्याज की कई लेयर हैं, सामने ये प्याज में नजर आ रहे हैं, इनकी लेयर है। कह रहा है कि जी ऐसा ये हो सकता है, ये फिजिक्स के लॉज के इन्फिनिटली लेयर्ड अनियन है कि जी आप एक तह को उतारेंगे तो नीचे एक और होगी, आप उतारते चले जाएं नीचे से और नई से नई निकलती आएंगी। तो वो रिचर्ड फाइनमैन का एक वो है, एक पर्सपेक्टिव है। क्योंकि ऐसे जैसे कि हम बातें करते हैं कि यूनिवर्स से पहले अगर कुछ था या नहीं था, यूनिवर्स कैसे बना, हो सकता है कि ये भी एक लेयर हो, इससे बाद भी कोई और लेयर हो, हमें पता नहीं है इस बात। सर चले हम। और ये लॉज ऑफ द यूनिवर्स जो है, ये इसी तरह वक्त के साथ साथ हम इन मजीद तहों को उतारते जा रहे हैं और मजीद डिस्कवरियां साइंसदान करते जा रहे हैं। अगर पिछले 200 सालों में देखा जाए, तो अगर ये कहा जाए कि हम ये जो सबसे, मेरा ख्याल मेरा माउस का पॉइंटर शायद नजर नहीं आ रहा, अगर इस लेयर में है, अगर इस लेयर में है, तो इसके बाद क्या पता कि इसके अंदर इन्फिनिटी तक हम लोग मजीद खोज करते रहें और ये चीज़ खत्म ना हो। ये रिचर्ड फाइनमैन कह रहे हैं, जैसा कि आपको गालिब ने बताया कि रिचर्ड फाइनमैन एक नोबेल फिजिक्स में उनको प्राइज मिला हुआ है। अच्छा, व्हाई इज देयर समथिंग रेदर देन नथिंग? ऐसा क्यों नहीं है कि जी कुछ है ही नहीं? ऐसा क्यों है कि कुछ, सब इधर बहुत सी चीजें मौजूद हैं, हम वजूद क्यों है, एग्जिस्टेंस क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता था कि एग्जिस्टेंस होता ही ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा से दिया जाता है कि यूनिवर्स के अंदर इतने ज्यादा सितारे हैं, गैलेक्सीज हैं, इंसान है, और हमें नहीं पता कि और क्या क्या चीज, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि ये डिजाइनर के बगैर या आर्किटेक्ट के बगैर ये बन कैसे सकता है, जिसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें, ठीक है। तो हमेशा से ये क्वेश्चन इंसानों को जो है वो तंग करता है, चाहे आज का इंसान है, चाहे 2000 साल पहले का, चाहे 4000 साल पहले का, पुराने से पुराने वक्त में चले जाएं, लोग इस क्वेश्चन से तंग रहे हैं या इस क्वेश्चन पे सोचते रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये लोग समझते हैं कि ये फिलॉसफी या रिलीजन के डोमेन में लाई करता है, मगर जब हम नेचुरल वर्ल्ड की बात करते हैं, जब हम नेचर की बात करते हैं, जब हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो ये याद रखें कि फिलॉसफी बड़े हजारों सालों से है, रिलीजन तो कईयों के दावे हैं अगर लाखों करोड़ों सालों से है, खैर रिलीजन जो है वो भी हजारों सालों से है, ठीक है। और ये सवाल का जवाब कि कोई हम मौजूद क्यों है, व्हाई डू वी एग्जिस्ट, या फिर एग्जिस्टेंस क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है कि कुछ भी मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, ये क्या फिलॉसफी या रिलीजन हमें इसका आंसर दे सके आज तक? वो दावा तो करते हैं मगर आंसर उनका झूठ है, वो कभी भी नहीं दे सकते। इसलिए अगर एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन का आंसर भी कोई भी चीज दे सकती है या कोई नॉलेज की जो है वो ब्रांच दे सकती है, तो वो साइंस ही है, ठीक है। और मॉडर्न साइंस जो है मुख्तलिफ तरह की जगहों पे जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देती हुई नजर आती है कि क्यों जो है एग्जिस्टेंस है rather than नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इधर हम जो है कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस की भी बात करेंगे जो कि डॉक्टर क्रॉस ने अपनी बुक में लिखी हैं, और हम साइंटिफिक थ्योरीज की भी बात करेंगे, और इन साइंटिफिक थ्योरीज और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में
ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई समथिंग रादर देन नथिंग क्यों है। और जितने भी साइंस हैं जो साइंस की तरफ से आज तक मिले हैं वो ये हमें बताते हैं कि समथिंग आउट ऑफ नथिंग जो है वो होना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है साइंस की जुबान। तो ये हम आगे फिर देखेंगे सर। और इस पे फिर मैं यही ऐड करूंगा कि जो गालिब ने भी बताया कि इसमें अब साइंस ही इस चीज़ का जवाब दे सकती है। पिछले हज़ारों सालों से मज़हब और फ़लसफ़े ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे सके। उन्होंने सिर्फ इसको ऑब्जर्व किया है, जो कि एक आपके किसी के भी जहन में आ सकता है कि कुछ क्यों है, कुछ ना होने के बजाय कुछ है क्यों। यानी ये सब कुछ काली खला ही हो सकती थी, यहाँ पे कोई एटम और इलेक्ट्रॉन्स ना होते, और वो ना होते तो बाकी शेर चीते और हम भी ना होते, ज़मीन सितारे भी ना होते। तो लेकिन इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। वो ये फिर जाहिर बात है ये सवाल उठता है कि ये फिर कुछ ना कुछ कहाँ से आया। एक आंख से एक इल्यूजन ऐसे लगता है, एक एहसास ऐसे होता है कि शायद किसी ने इसको बनाया हो। जैसे वो बनाना मैन का क्या नाम था सर? वो बनाना मैन जो था, वो जो इसने कहा था कि हाथ को वो बनाने की, केले की जो कर्वेचर है केले का, क्योंकि वो सीधा नहीं होता, तो उसने कहा कि केले को भी देखो हमारे खुदा ने कैसे बनाया कि ये मुंह में जब जाता है तो यानी उसकी शेप ऐसी है गोल। तो वो फिर उसका नाम बनाना मैन बन गया। तो उसने कहा कि ये इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हर चीज को अल्लाह ने, खुदा ने, वो क्रिश्चियन था, खुदा ने हमारे लिए बनाया। उसने केले की शेप को भी हमारे मुंह के हिसाब से बनाया। तो वो फिर उसको रिचर्ड डॉकिंस ने बड़ा जलील किया था। उसने कहा था जो असल में जो जंगली केला होता है उसकी शक्ल ऐसी नहीं होती, ये तो फार्मिंग की वजह से ऐसा हुआ। तो मजहबों ने, हजारों सालों से मजहबों ने सिर्फ गोली कराई है और इनके पास इसका कोई जवाब कभी भी नहीं था। एक चीज असर्ट कर देना कि कोई खुदा था जिसने ये कर दिया, ये इस चीज की इसकी कोई दलील नहीं है। ये सिर्फ साइंस ही आपको बताती है। और अब साइंस और लॉरेंस क्राउस अपने ऑब्जर्वेशन और अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि किस तरह कुछ नहीं से कुछ हो जाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। और ये वो अभी इसमें हम आगे जाके आपको दिखाएंगे इसकी एग्जांपल्स। तो नथिंगनेस क्या है? अगर किसी फिलोसफर से या थियोलॉजियन से पूछेंगे तो वो कहेगा जी मतलब नथिंगनेस की वो बड़ी अजीब सी डेफिनेशन देगा। और फिलोसफर और थियोलॉजियंस ये समझते हैं कि कोई फिजिसिस्ट या आइंस्टाइन या लॉरेंस क्रॉस या कार्ल सेगन जो है वो नथिंगनेस का जवाब नहीं दे सकते कि नथिंगनेस क्या है। ठीक है, मतलब ये हमेशा यही कहते हैं कि साइंटिस्ट को नहीं पता नथिंगनेस क्या। मगर जो ये थियोलॉजी और फिलॉसफी की इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी पता लग जाती है कि उनकी जो नथिंगनेस की डेफिनेशन है वो इतनी वेग है और इतनी एम्बिगुअस है कि भाई उससे कोई भी बात नहीं पता लगती। वो क्या कहते हैं, अब जैसे मशहूर कुछ फिलोसफर्स हैं जो कि नथिंगनेस को क्या कहते हैं, नथिंगनेस का मतलब है नॉन बीइंग, यानी जहां पर कोई भी बीइंग भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, या एब्सेंस ऑफ समथिंग। ठीक है, एब्सेंस ऑफ समथिंग वाली डेफिनेशन फिर भी कोई समझ आती है। पहले वो नॉन बीइंग को, फिर वो बीइंग को डिफाइन करेंगे, फिर वो नॉन बीइंग को डिफाइन करेंगे। इन द एंड सब कुछ जनी जुबानी जमा खर्चा है, सिर्फ जो है ना वो क्या है, क्या उसको कहते हैं, ये लिंग्विस्टिक मैस्टरबेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मगर मॉडर्न साइंस के मुताबिक नथिंगनेस जो है वो कुछ है, जैसे कि यहाँ पे इज एवरी बिट एज फिजिकल एज समथिंग, कि नथिंगनेस जो है जिसको आप नथिंगनेस कहते हैं वो भी कुछ फिजिकल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक स्पेस से सब कुछ निकाल दें तो वहां पे नथिंग नहीं बचेगा। साइंस गिव्स अस अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ समथिंग एंड नथिंग। तो साइंस हमें अच्छे तरीके से बताती है कि समथिंग क्या और नथिंग क्या है, और इंपेरिकल डेफिनेशन है। ऐसे नहीं है कि जी हवा में तीर चला दिया, किसी को पता ही नहीं है कि जी हाँ जी इसका मतलब क्या है। तो ये याद रखें कि साइंस के बगैर किसी भी चीज की डेफिनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इट इज जस्ट वर्ड्स। ठीक है, वो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस बुक के अंदर ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस होगा, पूरे का पूरा बार बार डिस्कस होगा और कई लेवल्स पे इसका आंसर आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, तो क्वांटम नथिंगनेस क्या है और नथिंगनेस क्या है? जैसे कि मैंने फिलोसफर की लैंग्वेज में या थियोलॉजियन की लैंग्वेज में पीछे हमने बात की कि नथिंगनेस क्या है, नॉन बीइंग या कुछ भी नहीं। ठीक है, नथिंग एट ऑल। तो एक सदी पहले क्या हुआ, नथिंग की जो डेफिनेशन थी उसे लोग समझते थे कि जो परफेक्टली एम्प्टी स्पेस है, अगर आप स्पेस में चले जाएं जहां पे कुछ भी नहीं है वो नथिंग है। ठीक है, लोग ये समझते थे और उसके अंदर कोई भी उसकी
मटीरियल एंटिटी नहीं है, वो बिल्कुल ही एक जो है ना हो, बिल्कुल गैर मौजूद चीज है, उधर कुछ नहीं। मगर पिछली 1 सदी के दौरान हमें ये पता लगा कि एम्प्टी स्पेस जो है वो इनवायोलेट नथिंगनेस नहीं है, कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं है या जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। नथिंगनेस होगा एब्सोल्यूट जीरो, मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वाला नहीं ले लेना, कि जहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता जहां पे। मगर स्पेस जो है वो एब्सोल्यूट नथिंगनेस नहीं है। तो स्पेस खुद जो है, जो एम्प्टी स्पेस है खुद, उसे क्वांटम वैक्यूम आप कहते हैं, जिसको आप वो, जो कि वो नथिंग नहीं है जिसकी बात थियोलॉजियन या फिलोसोफर करता है, तो ये वो नहीं है। क्वांटम वैक्यूम भी जो है वो, उसे आप एब्सोल्यूट नथिंगनेस नहीं कह सकते सर। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ये, जैसा कि ये पिछले 100-150 सालों की डिस्कवरियां हैं, 120 सालों की डिस्कवरियां हैं, जो थ्रू आउट हिस्ट्री जो फिलोसोफर चलते आ रहे हैं, मजहबी लोग, उनको पता ही नहीं था कि खाली खला जो है वो भी कुछ है। ये जो स्पेस टाइम है, ये पोस्ट आइंस्टाइन ये कॉन्सेप्ट आया कि स्पेस टाइम का फैब्रिक है, ये कुछ है। इसलिए जैसा भी गालिब ने आपको बताया कि अगर आप उधर कोई बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर लगा दें खला के किसी एक हिस्से में, वहां से हर एक इलेक्ट्रॉन भी उसमें से खींच लें, तो जो काली खाली खला बचेगी उसको भी हम नथिंग नहीं कह सकते। अच्छा, तो इफ वी डिफाइन नथिंग एज एब्सेंस ऑफ स्पेस एंड टाइम इटसेल्फ, अगर हम ये कहें कि एब्सोल्यूट नथिंगनेस क्या होगी, जिसके अंदर स्पेस और टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मगर हमें ये पता है कि स्पेस और टाइम जो है वो खुद ब खुद ही, मतलब एकदम स्पॉन्टेनियसली किसी भी वक्त पे अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इस बात का पता है कि नथिंग, जिस बात को आप कह रहे हैं, यानी जिस चीज को हम नथिंग कह रहे हैं, वो भी इवन के उसको भी आप मुकम्मल तौर पे नथिंग नहीं कह सकते। क्यों? फलसफियों वाला उसको नथिंग नहीं कह सकते। यानी जो सॉरी, आप इसमें मैंने ये बताना था कि फलसफियों वाला उसको नथिंग फिर भी नहीं कहा जा सकता अगर हम स्पेस और टाइम को भी निकाल दें, तब भी, क्योंकि हमें जैसे कि पता है कि कुछ स्पेस और टाइम भी उसी नथिंग में, जिसको आप नथिंग कहना चाह रहे हैं, उसके अंदर स्पेस और टाइम एकदम से आ जाते हैं। तो इसका मतलब अब वो भी फिर नथिंग नहीं है, तो फिर क्या हुआ ये? अब ये बात है कि जी अकॉर्डिंग टू अ थियोलॉजियन वो क्या कहेगा, या जो मजहबी आदमी है, मजहबी नॉलेज रखता है थियोलॉजियन, वो कहेगा कि जी रियल नथिंग से तो खुदा ही सिर्फ बंदे को निकाल सकता है, या खुदा ही निकाल सकता है रियल नथिंग से। मगर अब प्रोफेसर क्रॉस ने एक जो आर्गुमेंट दिया जो मुझे बहुत ही पसंद आया, वो ये है कि अगर पोटेंशियल है किसी भी चीज को बनाने का, तो इसको भी आप ट्रू नथिंगनेस नहीं कह सकते। यानी अगर खुदा भी कुछ बना सकता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि फिर एब्सोल्यूट नथिंगनेस से खुदा ने कुछ बनाया, क्योंकि जब पोटेंशियल खुदा के बनाने का है तो तब भी एब्सोल्यूट नथिंगनेस नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट नथिंगनेस वो होगी जिसके अंदर किसी चीज के बनने का या बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस लिहाज से थियोलॉजियंस की और फिलोसफर्स की जो डेफिनेशन है वो भी गलत बनती है, क्योंकि अगर खुदा कुछ बना सकता है तो वो भी एब्सोल्यूट नथिंगनेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि एब्सोल्यूट नथिंगनेस में ऐसा होगा कि कुछ भी बन ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता बनने का। अगर बनने का सवाल पैदा हो रहा है तो तब भी आप उसे एब्सोल्यूट नथिंगनेस, ये जरा थोड़ा सा फिलोसफिकल आर्गुमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर साइंसदान इस बात पर भी स्पेकुलेट करते हैं कि शायद जो यूनिवर्स के फिजिकल लॉज हैं वो ही एकदम मतलब किसी वक्त ऐसा हुआ कि स्पॉन्टेनियसली अचानक ही बन गए। तो मसला ये है कि हमारी ख्वाहिश तो ये है कि कोई बनाने वाला हो, कुछ हो जो कि सिस्टम को चला रहा हो, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है, और ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लॉज पैदा हो जाते हैं उसको भी आप नथिंगनेस नहीं कह सकते। एब्सोल्यूट नथिंगनेस वो होगी जिसके अंदर कुछ पैदा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए नथिंगनेस और एब्सोल्यूट नथिंगनेस में भी फर्क है। अब जब जी सर, यहां पर आप देखें, ये ट्रेंड देखें कि जिस तरह पिछले 2500 साल से पहले, ये शुरू में 2 स्लाइडों में जो आपको दिखाया कि ये फर्स्ट कॉज की बहस चलती आ रही थी, किसने बनाया नहीं, उसने बनाया, और वो इस कायनात से ही नहीं, वो अबदी है। पहले ये आर्गुमेंट दिया जाता था कि वो अबदी है खुदा, कायनात अबदी नहीं है, कायनात को उसने एकदम से बना दिया।
फिर उन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट करके ये कह दिया कि वो कायनात से ही बाहर है, और जो क्योंकि अब हमने लॉज ऑफ फिजिक्स की हमें जब समझ आ गई कि लॉज ऑफ द फिजिक्स क्या है, कायनात कैसे बनती, किस तरह फैल रही है, किस तरह बिग बैंग से उसका आगाज हुआ, लॉज ऑफ द फिजिक्स जो लॉज ऑफ द नेचर है वो कब बने, तो अब उन्होंने कह दिया वो जो खुदा बनाने वाला है वो कायनात से बाहर है। तो फिर जब हमने नथिंग का साइंस ने ये फिर जितनी छलांगे आगे लेके जा रही है इंसानियत को और हमारी सोच को आगे, वो साइंस लेके जा रही है। जब साइंस ने ये डिफाइन किया कि नथिंगनेस जो है वो नथिंगनेस कोई चीज है ही नहीं, जिसको आप नथिंगनेस कहते चले आ रहे हैं वो भी समथिंग है, या वो स्पेस टाइम है। अगर आप कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ स्पेस टाइम भी नथिंग है, तो उसमें भी हमने देख लिया कि स्पेस टाइम उस नथिंगनेस में, एब्सोल्यूट नथिंग में भी, जिसको हम नथिंग कहना चाहेंगे, उसके अंदर भी स्पेस टाइम आ जाती है। तो अब उन्होंने उस पर फिर जंप मार दी थियोलॉजियंस ने, और जो वो फिलोसफर जो इस थियोलॉजी को, सारे फिलोसफर इस पर नहीं एग्री करते कि नहीं, लेकिन नथिंग की अब हमने नई डेफिनेशन ये बनाई है कि वो चीज जिसमें कोई एकदम से किसी चीज को पैदा करे और वो पैदा करने वाला खुदा हो, उसको हम नथिंग कहेंगे। तो ये फिर गोल पोस्ट चेंज किया गया, और जो कि लॉरेंस क्राउच का ये फलसफी ही आर्गुमेंट इसके ऊपर है कि इसका मतलब अगर खुदा भी समथिंग फ्रॉम नथिंग कर रहा है तो इसका मतलब वो भी फिर नथिंग में नहीं है। अगर खुदा नथिंग में होगा तो फिर वही मसला इन्फिनिट रिग्रेस वाला आ जाएगा, फिर वो खुदा, फिर इसका मतलब ऑब्वियसली खुदा नथिंग में नहीं है, वो भी समथिंग में है। अच्छा, तो 20वीं सदी से पहले समथिंग और नथिंग जो था वो फिलॉसफी और थियोलॉजी के रेलम का क्वेश्चन था, मगर आज ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन है। फिलॉसफी और थियोलॉजी क्या करते हैं दोनों, ये दे ओनली मडी द वाटर्स, यानी कंफ्यूजन फैलाते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिलोसफिकल और लॉजिकल डेफिनेशन जो नथिंगनेस की है उसका कोई टेस्टेबल एम्पिरिकल एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। दूसरी बात है कि इसकी फॉल्सिफाइबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है, फॉल्सिफाइबल ही नहीं है। मसला ये है कि ये एक ऐसा क्लेम है जिसका ना तो कोई एम्पिरिकल एविडेंस कभी दिया जा सकता है, दूसरी बात है फॉल्सिफाइबल भी नहीं है। इसको आप झूठा करार, इसको झूठ ठहराने का कोई तरीका ही नहीं है। मतलब जो बात भी होती है सही, उसके एटलीस्ट उसे झूठा साबित करने का कोई तरीका होता है, तो तब हम मानते हैं कि जब वो उस तरीके का टेस्ट पास कर देती है तब हम मानते हैं कि वो सच है। ठीक है, मसलन इसमें यह है, फॉल्सिफाइबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर फर्ज करें मैं आपको ये कह दूं कि मैं रात को 1 से 2 बजे के दरमियान गायब हो जाता हूं और इसको कोई महसूस नहीं कर सकता, तो आप कहेंगे भाई इसको गलत साबित करने के लिए आप वहां पे बैठेंगे कि फौरन 1 बजे 12:49 पे आप मेरे सामने बैठे हुए होंगे, फिर आप देखना चाहेंगे कि मैं गायब होता हूं। तो मैं आपको पहले कह दूं कि नहीं, उससे पहले भी आप वहां पे देख ही नहीं सकेंगे, और अगर आप मुझे 12:49 पे मुझे देख रहे होंगे तो मैं गायब ही नहीं होऊंगा। तो ये जान के ऐसी प्रेमिस खड़ी कर देना, ऐसी शराइत रख देना कि उसको गलत साबित ही ना किया जा सके, इसीलिए साइंस में किसी भी उस नजरिए को नहीं कोई इज्जत दी जाती या उसको माना जाता जिसको गलत साबित ना किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल ये बिग बैंग की थ्योरी है, इसको गलत साबित किया जा सकता है, इसके काउंटर कोई भी एविडेंस लाया जा सकता है, इसके अंदर कोई ऐसी भोंडी शराइत नहीं है कि आप ये वो जी पीछे देखेंगे तो वहां पे गायब हो जाएंगे। तो ये आपको बैकग्राउंड कॉस्मिक क्या है सर, बैकग्राउंड कॉस्मिक, हाँ वो नहीं आपको मिलेगी, उसके भी सारे आसार कैलकुलेट होते हैं वगैरह वगैरह। और जो बिग बैंग का तो भी पूरा अगला पूरा चैप्टर उसी पे डिटेल पे है। एवोल्यूशन को बड़े आराम से गलत साबित किया जा सकता है। आप भालू के साइज का, जो आजकल के जो भालू हैं उनका आज से 40 मिलियन साल पहले उनका कोई ढांचा ढूंढ दें आपको नहीं मिलेगा। आपको जो इंसानों जितने एप्स थे उनका ढांचा आप हमें आज से 10 लाख साल पहले दे दें, आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें बड़े आराम से गलत साबित हो सकता है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं फिल्म की तरह, वो हर पीस जो है जिसको ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, वो हर चीज़ उसके ऊपर फिट बैठती है। लाखों की तादाद में सैंपल्स आ चुके हैं, एक भी सैंपल अपनी जगह से इधर उधर नहीं है। तो इसको कहते हैं फॉल्सिफाइबिलिटी, और इसकी फॉल्सिफाइबिलिटी की बड़ा ज़रूरी होता है। किसी भी नज़रिए को मानने के लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि उसको फॉल्सिफाई, उसको गलत साबित किया जा सके। जैसा कि रीइंकार्नेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है दूसरे जन्म का, उसको गलत नहीं साबित किया जा सकता। वो कहते हैं आपको भूल गया, कोई निशान नहीं वो छोड़ के गया जो पहली जिंदगी में जो था। तो ये अनफॉल्सिफाइबल क्लेम्स है। So we expect that ultimately the moral question to which religion and philosophy are currently confined will also be in the realm of science। के आज philosophy और theology जो है दोनों वो सिर्फ और सिर्फ किधर रह गई हैं,
मोरालिटी और लिंग्विस्टिक के क्वेश्चंस के अंदर, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ से भी इनकी छुट्टी होती जा रही है और ये नहीं जाएंगे वहां पे। सर आगे चले। इसके ऊपर मैं एक ऐड कर दूं, इसके ऊपर काफ़ी लोग जो हैं बहुत सारे साइंसदान इस पे एग्री भी करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। मेरा ख्याल रिचर्ड डॉकिंस ने इसके ऊपर कहा हुआ कि मैं इस पे पूरा कन्विंस्ड नहीं हूं अभी कि क्या शायद साइंस जो मोरालिटी के क्वेश्चन जो हैं वो भी आंसर कर सकेगी एक वक्त में या नहीं। सैम हैरिस ऑन द अदर हैंड कहता है कि मोरालिटी के क्वेश्चंस भी साइंस ही हल करेगी। मेरी इसके ऊपर ओपिनियन और मुझे खैर मेरी ओपिनियन बटी हुई है अभी और हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है गालिब समझते हैं कि साइंस ही इसका जवाब देगी मोरालिटी का भी। अच्छा, ये बेसिकली मेरा कमेंट नहीं था मगर ये डॉक्टर क्रॉस का ही था। मगर वो है ना कि मोरालिटी के क्वेश्चंस भी आते जा रहे हैं, जैसे कोई बंदा किसी बंदे के सर पर चोट लगती है तो सडनली वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो वो भी बातें इस तरफ आ रही हैं। ये उस तरफ इशारा है मेरा ख्याल है डॉक्टर क्रॉस का। तो साइंटिफिक ईथोस क्या है जी? साइंटिफिक ईथोस का मतलब है कि साइंस का स्किन प्रिंसिपल्स पे चलती है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट किया, वो कैसे चीजों को टेस्ट करती है, वो किस चीज पे है? फॉलो द एविडेंस वेयर एवर इट लीड्स, कि जो सबूत मिलते हैं वो जहां भी लेके जाते हैं आप उसका पीछा करें, सबूत किस तरफ लेके जा रहे हैं। अगर किसी के पास कोई थ्योरी है और कोई उसे साबित करना चाहता है तो उस थ्योरी को उसे रॉन्ग साबित भी करने का देखना पड़ता है और उसे साबित करने का भी देखा जाता है। तो वो बंदा अगर ये समझे कि मैं इसे सिर्फ सच ही साबित करूंगा तो वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, उसे झूठ भी उसका चेक करना चाहिए उस थ्योरी का। अदरवाइज जो है वो ये साइंटिफिक ईथोस के खिलाफ है कि आप सिर्फ अपनी बातों को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हर चीज को क्या डिसाइड करता है, जो कि अल्टीमेट ट्रूथ को डिसाइड करता है वो क्या है? एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कोई भी आदमी की जो एक बिलीफ्स होते हैं वो उसकी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन होती है, मगर साइंस जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन पे खड़ी नहीं होती, इसलिए वो ट्रूथ को एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से टेस्ट करती है ताकि क्या हो, ताकि इन द एंड रियल ट्रूथ या रियलिटी का पता लगे। ठीक है, एलिगेंस और ब्यूटी जो कि लोग मुख्तलिफ थ्योरेटिकल मॉडल्स से या फिर रिलीजियस और थियोलॉजिकल मॉडल्स से एट्रीब्यूट करते हैं, उससे आप ये नहीं कह सकते कि ये सच निकलेगा उससे। नहीं, ब्यूटीफुल होना या फिर कोई बड़ी खूबसूरत चीज का ये मतलब नहीं है, कोई बड़ी खूबसूरत जुबान में लिखी हुई किताब का ये मतलब नहीं है कि वो सच्ची होगी। इन द एंड टेस्ट ही जो है, जो ऑब्जर्वेशनल टेस्ट है या एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है, जब तक वो नहीं आप पास करती कोई बात तब तक उसे सच्चा या रियल नहीं माना जा सकता। आज क्वेश्चन रियलिटी है, ट्रूथ भी साइंस का क्वेश्चन नहीं है, साइंस का क्वेश्चन जो है वो रियलिटी है। ठीक है सर जी सर। इसमें साइंस की जो कामयाबी की वजह ये नहीं है कि जो साइंसदान हैं वो बड़े कोई दूध के धुले हैं या उनमें कोई बायस नहीं होता या वो कोई और ही ब्रीड है, वो कोई और ही नस्ल है। खैर वो बड़े ज़हीन लोग होते हैं, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे आगे जाके कि जो ए प्रायोर बिलीफ जो होते हैं, जो आपकी एग्जिस्टिंग ओपिनियन जो होती है, जो कि एब्सेंस ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ साइंस नहीं होती, उसका कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग बायस होता है। और इसीलिए जब कोई साइंसदान अपनी कोई ऑब्जर्वेशन दे के थ्योरी देता है तो वो फिर अपने कोलीग से अब कहता है कि तुम डेटा, ये मेरा फॉर्मूला है, इस डेटा को चेक करके देखो कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। मेरा जो अपना अंदर का बायस है कि ये काश ये ऐसे ही हो, तो मैं उसको कुछ ऐसी डिटेल हो जो मैं ना देख पा रहा हूं। जो 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 जिसको साइंस का सबसे ज़हीन इंसान, बल्कि एक सिनोनिमस ही है जहानत का मतलब, आइंस्टाइन कहा जाता है। इवन के आइंस्टाइन भी इसका शिकार हुआ था, जो आपको भी आगे चल के बताएंगे। तो इस चाहे आइंस्टाइन हो या कोई आम पाबशीर हो, कोई भी हो सकता है जो अपने ए प्रायोर ए बिलीफ की वजह से गलती कर सकता है। लेकिन साइंस की कामयाबी ही ये है कि ये ना किसी की ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता, ना किसी की फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता, और ना और इसमें उसका जो एविडेंस जो होता है वो खुद मुंह डंके की चोट पर सर चढ़कर बोलता है। लेकिन इसके बदले में मजहबी जो इख्तलाफ होता है लोगों में, उलमाओं में, उससे जाहिर बात है यही पता चलता है कि उसके अंदर ओपिनियंस बड़ी होती हैं और कोई मैथमेटिक्स बीच में नहीं होती जो उसका कोई आर्बिट्रेरी के तौर पे उसका कोई फैसला कर सके कि हाँ भाई इसका मतलब ये है। साइंस में कोई इख्तलाफ नहीं होगा E = MC² का क्या मतलब है। तो यहाँ पे पहला चैप्टर ये प्रीफेस था, ये हो गया खत्म।